नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम ग्रीनलैंड को लेकर आमने सामने आए अमेरिकी राष्ट्रपति और यूरोप के नेताओं के बीच तनाव और ऑस्ट्रेलिया में बंदूक कानून के साथ ही कट्टरपंथियों पर लगाम पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि ट्रंप ने क्यों कहा कि अगर ईरान उनकी जान लेने की कोशिश करेगा तो नक्शे से मिट जाएगा। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भाग लेने दाओस पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। ग्रीनलैंड पर नरमी के संकेत। नाटो प्रमुख ने कूटनीतिक समाधान पर दिया जोर। दाओस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत। 5 वर्षों के अंदर अर्थव्यवस्था में 6 से 8% वृद्धि का अनुमान। रूस यूक्रेन संघर्ष पर मॉस्को में गुरुवार को अहम बातचीत। ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ और पुतिन के बीच होगी बैठक। यूक्रेन को ईयू के 90 अरब यूरो के एक और ऋण को मंजूरी। दक्षिण कोरिया के पूर्व पीएम हान को 23 साल की सजा। हान पर मार्शल लॉ को वैधता प्रदान करने का आरोप। तत्कालीन राष्ट्रपति युन सुक योल ने दिया था मार्शल लॉ का आदेश। सीरियाई सेना और कुर्द बलों के बीच 4 दिन का नया संघर्ष विराम समझौता। सरकार का इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े बड़े शिविर पर नियंत्रण का दावा। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोप के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। दूसरी ओर कनाडा ने भी इस आग में घी डालने का काम किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह डाला कि अमेरिका का वक्त अब खत्म हो चुका है, विश्व में काफी कुछ बदल चुका है। इस सब के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रेटर अमेरिका का एक नक्शा जारी कर दिया। इसके बाद कई देश बौखला गए हैं। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। नए ग्लोबल ऑर्डर में खुद की बातों को मनवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हर तीर को तरकश से निकाल रहे हैं, जिसके निशाने पर दुश्मन ही नहीं सहयोगी भी आ गए। ऐसा ही बवाल ग्रीनलैंड को लेकर मचा है, जिसकी गूंज अब दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में सुनाई दे रही है। बड़ा मंच और बड़े नेताओं के जमावड़े के दौरान कनाडा के पीएम कार्नी ने दबी जुबान में ही सही बिना नाम लिए ट्रंप की आलोचना कर डाली। चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने ट्रंप को वो आईना दिखा दिया जिसने सहयोगी देशों को भी अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दे दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाला वैश्विक नियम आधारित सिस्टम अब प्रभावी रूप से खत्म हो चुका है और पुरानी व्यवस्था की वापसी संभव नहीं है। उन्होंने समर्थन दोहराते हुए कहा कि कनाडा ग्रीनलैंड के साथ मजबूती से खड़ा है। कार्नी का यह बयान ट्रंप के एक खास संदेश का जवाब था। दरअसल ट्रंप ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर ग्रेटर अमेरिका को लेकर एक मैप जारी किया, जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया। तस्वीर में कई यूरोपीय देशों के प्रमुख भी बैठे दिख रहे हैं। एक अन्य पोस्ट में ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा फहराते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर में एक पत्थर लगा दिख रहा है जिस पर लिखा है ग्रीनलैंड अमेरिकी क्षेत्र स्थापित 2026। ग्रीनलैंड में जमी बर्फ की मोटी परत अब और पिघलने वाली है। अब ट्रंप ग्रीनलैंड को हथियाने के लिए हर हथियार से अपने ही सहयोगियों को निशाने पर लेंगे। हालांकि कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर ट्रंप ने कुछ नरमी के संकेत दिए हैं। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका ऐसा कोई समाधान निकाल लेगा जिससे सभी पक्ष संतुष्ट होंगे। ताजा बयान इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ग्रीनलैंड को हासिल करने की ट्रंप की मुहिम से नाटो के बीच विभाजन के जोखिम को टाला जा सकता है। हालांकि इसी मुद्दे पर फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा G7 बैठक में शामिल होने के प्रस्ताव को ट्रंप ने ठुकरा दिया। उधर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने ग्रीनलैंड को लेकर प्रस्तावित नए अमेरिकी टैरिफ को लेकर ट्रंप की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया।
बहरहाल ट्रंप की धमकियों से पूरे यूरोपीय नेताओं के बीच आक्रोश के साथ भय का माहौल बनता दिख रहा है, जिसकी वजह से राजनयिक गतिविधियों में तेजी आ गई है। यूरोपीय नेता संभावित पलटवार पर विचार कर रहे हैं, जिनमें जवाबी टैरिफ और यूरोपीय संघ का किसी जबरदस्ती के विरुद्ध उपायों का पहली बार उपयोग शामिल है। जुबानी जंग के बीच ताजा बयान अमेरिकी वित्त मंत्री की तरफ से आया है, जिसमें दावोस की बैठक में ट्रंप के साथ यूरोपीय नेताओं से बैठने की अपील की गई है। इस सब के बीच विश्व आर्थिक मंच की बैठक में जा रहे ट्रंप के विमान एयरफोर्स वन में तकनीकी खराबी भी सुर्खियों में है। विमान को दावोस के रास्ते से वापस लौटना पड़ा और फिर ट्रंप दूसरे एयरफोर्स वन विमान से दावोस के लिए रवाना हुए। इस पूरे मामले पर और ताजा घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, जो ताजा घटनाक्रम है उसको लेकर के हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई और इसका क्या कुछ बैकग्राउंड है उससे भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, पहली प्रतिक्रिया है जो अभी तक जो तापमान है वो बढ़ता ही जा रहा है जी। और पहले बातचीत हुई वहां पर वॉशिंगटन डीसी में, व्हाइट हाउस में, जो अमेरिका के उप राष्ट्रपति हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विदेश मंत्री, उनकी बातचीत हुई, जो डेनमार्क के विदेश मंत्री हैं और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री। उन्होंने कहा हम एक कोई गुट बनाएंगे जो कि इसके बारे में बातचीत करेगा, परंतु फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने 10% उन 8 देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो देखिए, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूरोप ने कह दिया है जो इसकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का जो मामला है बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। और किसी चीजों पर अमेरिका के साथ सहयोग हो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो अब देखना होगा, अगली बात होगी जो जब यहां पर मुलाकात होती है दावोस में ईयू के नेताओं की और राष्ट्रपति ट्रंप की, तो उसमें क्या निकल कर आता है सबकी नजर उस पर होगी। और राष्ट्रपति ट्रंप का आज जो भाषण होना है करीब 9 साढ़े 9 बजे, उसके ऊपर सबकी नजर होगी। अशोक जी, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले पर जो ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड है उसको लेकर के हम देख रहे हैं कि यूरोपीय नेताओं में फ्रांस और अभी यूरोप तो नहीं लेकिन कनाडा भी काफी मुखर हो चुका है। क्या कुछ कहेंगे, ये दोनों देश बहुत ज्यादा मुखर क्यों हैं इसको लेकर के? जी नहीं, देखिए, फ्रांस भी मुखर है और भी बहुत सारे, डेनमार्क के साथ है, इटली, हालांकि सभी ये कहते हैं जो हमारे लिए अपनी जो सॉवरेनिटी है उसके साथ हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं, परंतु ये भी कहते हैं जो हमें अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो हमें बातचीत के द्वारा इस मामले को सुलझाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इसलिए इतने ज्यादा आक्रोश में है और उत्तेजित हैं क्योंकि जो आपने अपनी रिपोर्ट में एक नक्शा दिखाया, उस नक्शे में उन्होंने कनाडा को भी 51वां स्टेट उन्होंने बता दिया है अमेरिका का। आपको याद है, आपके सुनने वाले देखने वालों को याद होगा, जो बहुत पहले से जैसे ही वो आए थे वो कहने लगे जो कनाडा हमारा एक स्टेट बनकर हमारे साथ मिल जाएगा, 51वां स्टेट होगा। गवर्नर जो पहले इनके प्रधानमंत्री थे तो उनको, जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर ट्रूडो बता रहे थे। तो इसीलिए इसमें बहुत आक्रोश है और वो किसी भी प्रकार इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हालांकि ये ग्रीनलैंड का मामला इतना ज्यादा कनाडा से नहीं वो उसमें मिलता है, क्योंकि कनाडा तो अलग देश है और यूरोप, ग्रीनलैंड उसमें नेटो का मेंबर है उसमें। परंतु फिर भी वो, जैसे आपने कहा, आग में घी डालने का वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको राष्ट्रपति ट्रंप से बहुत नाराजगी है। चीन के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात हुई है हाल के दिनों में और कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं अमेरिका से चाइना की ओर। इससे भी उनको ताकत मिली होगी अशोक जी, थोड़ा बहुत? जी बिल्कुल, डाइवर्सिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने ये बता दिया है जो अगले 10 साल में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल अमेरिका से हम इसको और डाइवर्सिफाई करके और देशों के साथ इसको और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। और चीन में, जैसे आपने बताया, उनकी जो यात्रा थी बड़ी सफल यात्रा रही उनकी और उन्होंने अपने तरीके से, परंतु फिर भी चीन ऐसा देश नहीं है जिसके साथ आप पूरे तरीके से, क्योंकि उसके सिस्टम्स अलग हैं, उसके
जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, वो बहुत अलग हैं। तो इसीलिए आप पूरी तरीके से उसके साथ नहीं जा सकते हैं। और वहां पर वो आकर आपके यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा और सभी कुछ, जैसे अमेरिका में सभी कुछ के ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया है, वैसे ही वो कनाडा में भी आकर कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। इसीलिए पूरे विश्व में China+1 की डाइवर्सिफिकेशन की मुहिम लगी हुई है। अशोक जी, ये भी जानना चाहेंगे कि एक साल पूरा होने पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से मैप जारी किया गया, फोटो जारी किया गया कि किस तरह से ग्रीनलैंड पे कब्जा हो गया है, ये सब किस तरह से आप देखते हैं? ये कदम क्यों उठा रहे हैं वो? देखिए, वो जिसे वो कहते हैं, अमेरिका के शब्दों में कहते हैं हार्ड बॉल प्ले करना। जो भाई जो भी उनके विपरीत है उसके ऊपर बहुत जोर से प्रहार करना, तेजी से प्रहार करना। और मेरे विचार से वैसे ही उन्होंने प्रहार किए हैं। आपको याद होगा जो 28 फरवरी को जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ जब बात की थी, तो मतलब उनके जो विरोधी हैं अभी तक संभल नहीं पाए हैं। हालांकि उन्होंने अपने विरोधियों के साथ उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दिया है, उनको उनसे ज्यादा अच्छी तरह पेश आए हैं, और अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ उन्होंने बहुत इस प्रकार का बर्ताव किया है। जैसे राष्ट्रपति मैक्रोन को कहा, जो वो तो बहुत जल्दी चले जाने वाले हैं, उनका तो कोई कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ये किसी भी तरीके से, जिसे कहा जाए प्रेशर डालकर, कोअर्शन से दबाव डालकर, किसी भी तरीके से अपना जो है हल वो सीधा करना चाहते हैं। राष्ट्रपति मैक्रोन भी बुली शब्द का उपयोग कर रहे हैं अशोक जी। जी बिल्कुल, क्योंकि उनको भी बहुत हमेशा उन्होंने जैसे अपशब्द का प्रयोग किया है राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति मैक्रोन के लिए, और ये भाषा कभी एक दूसरे के कोई अगर वरिष्ठ नेता हो तब नहीं बोली जाती। और ये तो बड़े देश के राष्ट्रपति हैं और आपके सहयोगी हैं, आप साथ में मिलकर काम करते हैं, तो उनके लिए ऐसी बदजुबानी, बदसलूकी, तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और उनको भी, वो भी डेमोक्रेसी है, उनके लोग भी सुन रहे हैं जो एक दूसरे देश का राष्ट्रपति हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए क्या कह रहा है, तो उनकी भी अपनी इज्जत है, वो वहां पर खराब होगी। तो इसीलिए वो भी थोड़ा उनको भी इससे शक्ति मिली है राष्ट्रपति मैक्रोन को, जो वो भी पुशबैक करें राष्ट्रपति ट्रंप के विरुद्ध। ठीक है अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अब यहूदियों के खिलाफ जहर उगलने वालों की खैर नहीं, साथ ही अब देश में बंदूक रखने वालों को भी कड़े नियम कानूनों से गुजरना होगा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने तो जिनके पास बंदूक है उनसे इन्हें खरीदने का भी कानून में प्रावधान कर दिया है। इस सब का कारण है देश में लगातार यहूदियों को निशाने में रखने वाली घटनाओं में बढ़ोतरी। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलिया अब इन सब पर सख्त लगाम लगाने जा रहा है। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में पिछले साल 14 दिसंबर को यहूदी त्योहार हनुक्का के दिन 50 साल के साजिद अकरम और 24 साल के उसके बेटे नवीद अकरम ने बोंडाई बीच पर त्योहार मना रहे यहूदी समुदाय के लोगों पर गोलीबारी कर दी थी। इस घटना में 15 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में साजिद अकरम मारा गया, जबकि नवीद अकरम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में शामिल बाप बेटे इस्लामिक कट्टरवाद और यहूदी विरोधी भावना से प्रेरित पाए गए थे। इस घटना के बाद न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया हिल गया बल्कि पूरी दुनिया में इस घटना की निंदा होने लगी।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने तो यहां तक कह दिया कि वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को पहले ही कह चुके थे कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक अलग फलस्तीनी देश के समर्थन करने से ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी भावनाएं भड़केंगी। इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का भारी दबाव था और यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया ने अब 2 महत्वपूर्ण कानून अपनी संसद में पास किए हैं, जिनमें से एक का मकसद बंदूक नियंत्रण और दूसरे का हेट स्पीच पर लगाम लगाना है। संसद में इन कानूनों के पास होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इसे बड़ा कदम बताया। हथियार नियंत्रण कानून के तहत देश में बंदूक रखने वाले लोगों पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बंदूक लाइसेंस देने की प्रक्रिया काफी जटिल की गई है। गन बाईबैक नीति के तहत सरकार लोगों के पास मौजूद बंदूकों को खरीदेगी। लोगों को सिर्फ 4 बंदूक रखने की इजाजत होगी। किसानों को अधिकतम 10 हथियार रखने की अनुमति होगी। वहीं अगर हेट स्पीच या नफरत भरे भाषणों से जुड़े कानून की बात करें तो नए कानून के तहत अब देश में उन कट्टरपंथी संगठनों पर प्रतिबंध रहेगा जो वर्तमान में आतंकी संगठनों की परिभाषा में नहीं आते। इसमें इस्लामी संगठन हिजबुत तहरीर जैसे संगठन भी शामिल हैं। नफरत और हिंसा की बात करने वाले उपदेशकों पर सख्त कार्रवाई होगी। नया बिल नफरत फैलाने वालों के वीजा रद्द करने या मना करने की नई शक्तियां भी देता है। सरकार पहले एक ही बिल लाने वाली थी, लेकिन बाद में दोनों मुद्दों पर अलग अलग बिल पेश किए गए। लेबर पार्टी की सरकार के पास निचले सदन में बहुमत है, इसलिए वहां दोनों बिल आसानी से पास हो गए। इसके बाद सीनेट में भी दोनों बिल पास हो गए। गन कानून के पक्ष में 38 और विरोध में 26 वोट पड़े, जबकि एंटी हेट स्पीच कानून के पक्ष में 38 और विरोध में 22 वोट पड़े। वहीं विपक्षी नेशनल्स पार्टी ने एंटी हेट स्पीच कानूनों का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे आम लोगों की बोलने की आजादी पर असर पड़ सकता है और इसके दुरुपयोग की आशंका भी है। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, अगर ये जो ऑस्ट्रेलिया में 2 कानून पारित किए गए हैं इनकी हम बात करें तो बोंडाई बीच की जो घटना हुई थी उसके बाद देश के अंदर से भी और बाहर से इजराइल जैसे देशों का जो दबाव था वो कहीं ना कहीं काम किया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार के ऊपर। जी बिल्कुल, मेरे विचार से देखिए, ऑस्ट्रेलिया की सरकार को उसके बारे में बधाई देनी होगी जो उन्होंने इतनी जल्दी, अभी आपने जैसे बताया, दिसंबर के बीच में ये घटना हुई थी बोंडाई बीच में, जहां ये यहूदी लोग मारे गए थे और उन्होंने तुरंत तभी ये कमिटमेंट दिया था जो हम इसके विरुद्ध कानून लाएंगे। और जैसे आपने बताया, जो पहले वो एक ही कानून लाना चाहते थे, परंतु फिर उनको थोड़ी सी उसमें बदलाव करना पड़ा जो उनका हेट स्पीच का था, क्योंकि उसमें जो उनकी नेशनलिस्ट पार्टी थी उन्होंने कहा जो इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर प्रभाव पड़ेगा, तो इसीलिए उन्होंने उसको थोड़ा वाटर डाउन कर दिया, उसका थोड़ा डाइल्यूट कर दिया। तो इसीलिए इनको अलग अलग इसमें लेकर जाना पड़ा। और परंतु फिर भी ये बिल्कुल काबिले तारीफ है, क्योंकि अगर ये वाले कानून होते तो ये जो पिता और बेटा उन्होंने वहां पर जो ये हत्याकांड किया है, तो उनके से ये वाली जो बंदूकें हैं वो उनको उनके पास रहने नहीं देते, वो उनसे ले लेते अगर ये कानून होता। क्योंकि ये कानून नहीं था, इसीलिए, क्योंकि जो भी अगर कोई नॉन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है तो वो फिर उनके जो पिता थे उनके पास नहीं होता। बेटा तो वहीं पैदा हुआ है, परंतु उसके विरुद्ध केस थे 2019 में जी, और इसीलिए उसको भी ये गन नहीं लेने देना होता, तो इसीलिए केस नहीं हो पाता। तो ये बड़ी अच्छी बात है और उनको वो बधाई के पात्र हैं। अशोक जी, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया अलग फलस्तीन देश का समर्थन करता है और दूसरी तरफ इस तरह का कानून बनाना, क्या कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने काफी अच्छे से अपने स्टैंड को आगे बढ़ाया है इसको लेकर के? जी बिल्कुल ठीक है। आप देखिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी ऐसे अपने देश में उसकी ऐसे हतक नहीं होने देना चाहता है। वो कहता है वहां पर कानूनी व्यवस्था चले, अगर किसी के विरुद्ध कोई केस है तो वो कोर्ट में जाए, लॉ के अकॉर्डिंगली, जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जाए। किसी को अधिकार नहीं है अपने हाथ में बंदूक लेकर जाकर और लोगों को मारने लगे। तो इसीलिए बड़ा अच्छा है। और वहां की जो पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और सेनेट है, दोनों ने सरकार के साथ मिलकर इन दोनों कानूनों को पारित किया है। तो वो बिल्कुल फिलिस्तीन का वहां पर वो समर्थन करते हैं, क्योंकि हमने देखा है इजराइल ने गाजा में कैसे किया है और कैसे सभी फिलिस्तीनी लोग वहां से चले गए हैं। परंतु उसके साथ साथ वो, क्योंकि ये वाला जो हेट स्पीच का है,
ये केवल यहूदियों के विरुद्ध हेट स्पीच के बारे में नहीं है। जी। किसी के विरुद्ध अगर हेट स्पीच की जाए तो उसमें यहूदी लोग भी आते हैं, उसमें और माइनॉरिटीज भी आती हैं जिनके विरुद्ध अगर कोई ऐसे कुकर्म करेगा या ऐसे कोई हथियार उठाएगा तो उनके विरुद्ध भी ये वाली जो लॉ है वो बिल्कुल उसमें भी कार्यान्वित होगा। अशोक जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे चलते चलते, संक्षेप में बताइएगा कि क्या कारण है कि कट्टरपंथियों को इतना बड़ा मौका मिला है ऑस्ट्रेलिया में? क्या जो पुरानी नीतियां हैं उनमें कोई खामियां रही हैं ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, मैं तो ये समझता हूं जो हर एक जो भी लिबरल डेमोक्रेसी है वो उस तरफ लीन करती है जो जितने अधिकार हैं हम लोगों को दे, परंतु जो लोग हैं कट्टरपंथी हैं ये उन्हीं अधिकारों का वो बुरा वो करते हैं, ठीक प्रयोग नहीं करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। और इसीलिए उन्होंने देखा उनकी अपनी जो आइडियोलॉजी है, और ये ज्यादा हमने देखा है अभी जैसे वहां पर भी यहूदियों के विरुद्ध ये पहले केस नहीं थे, वहां पर हमने खालिस्तानियों का भी देखा है वहां पर हेट स्पीच। तो ये इनकी जो आइडियोलॉजी होती है, ये इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी वहां पर हुई, खालिस्तानी आइडियोलॉजी वहां पर हुई, उसी की वजह से ये वाले ऐसे काम होते हैं वहां पर। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिका ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान ने उन्हें नुकसान पहुंचाने या उनकी हत्या की कोशिश की तो अमेरिका ईरान को पूरी तरह मिटा देगा। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरे बहुत सख्त निर्देश हैं कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो अमेरिका ईरान को नक्शे से मिटा देगा। दरअसल ईरान के सरकारी टीवी ने कुछ दिन पहले ही ट्रंप के खिलाफ खुली धमकी प्रसारित की थी। ईरानी स्टेट मीडिया टीवी ने 2024 में ट्रंप पर हुए हमले की तस्वीर दिखाते हुए मैसेज लिखा था, इस बार निशाना नहीं चुकेगा और गोली सिर के आर पार होगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी भी इस बात की आशंका जता चुकी है कि ईरान भविष्य में फिर ट्रंप पर हमला करने की कोशिश कर सकता है। अमेरिका और वेनेजुएला में जारी तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने कैरिबियन में एक और ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। ये 7वां ऑयल टैंकर है जिसे अमेरिका ने सीज किया है। नौसेना ने इसे अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर की गई कार्रवाई बताया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने बुधवार को हमलावर तेत्सुया यामागामी को सजा सुनाई। जुलाई 2022 में पश्चिमी जापान के नारा शहर में चुनावी प्रचार के दौरान शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री हान डक सू को दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू कराने में सहायता करने के दोष में 23 साल कैद की सजा सुनाई है। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ली जिन ग्वान ने कहा कि हान ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों की अनदेखी की। अदालत ने उन्हें तुरंत जेल भेजने के आदेश दिए हैं। सीरियाई सरकार ने कुर्द नेतृत्व वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ के साथ 4 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। ये फैसला उत्तर पूर्वी सीरिया में सेना की तेज बढ़त और नए इलाकों पर कब्जे के बाद लिया गया है। सीरियाई सेना के अनुसार युद्ध विराम मंगलवार रात 8 बजे से लागू हो गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में हमले तेज हो गए हैं। बीती रात यूक्रेन के क्रिवीरी शहर पर रूसी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई। वहीं यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूस के दक्षिणी क्षेत्रों में 2 लोग घायल हुए। गणतंत्र दिवस से पहले